शुभ संध्या मित्रों। मैं अनुसम कुमार हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमने पाँचवें क्लास में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा देखा। इसके बाद हम अगली कड़ी में अब देखेंगे काल विभाजन। किस किस आधार पे हमारे हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण हुआ है। जैसा कि ऐतिहासिकता के आधार पर, शासक के शासन के आधार पर, सामाजिक और धार्मिक के आधार पर और अपना प्रवृत्तियों के आधार पर किस किस आधार पर हमारा नामकरण हुआ है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसके बारे में हम जानते हैं। और कौन कौन से हमारे साहित्यकार उस काल का क्या नाम दिए हैं, आइए हम विस्तार रूप से उस सब के बारे में जानते हैं। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं और अच्छा से अच्छा बेहतर कर सकूं। और देखिए, एक क्लास आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेरा उद्देश्य कोई प्रचार करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भाई बहन अगर प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, मान लीजिए घर की परिस्थिति गड़बड़ है, तो कम से कम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं प्रचार के लिए मैं पूरा सिलेबस के हिसाब से अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो मेरा नोट्स ही पर्याप्त रहेगा। जो कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार लगा करके जो कोचिंग चला रहे हैं, जो भाई बहन कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सिर्फ मेरा वीडियो देख करके आप नोट्स बना करके घर पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, रूबरू होते हैं क्लास से। और आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। काल विभाजन के बारे में हम जानते हैं कि किस किस आधार पर हमारा काल विभाजन हुआ है और किस साहित्यकार ने कौन से नाम दिए हैं। ताइए देर न करते हुए फिर से हम एक बार रूबरू होते हैं क्लास की तरफ। और चलिए हम जानते हैं अपने क्लास के बारे में कि आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा काल विभाजन। तो आइए देखते हैं। काल विभाजन व नामकरण। क्या? काल विभाजन, हेडिंग डालिए, काल विभाजन व नामकरण। काल विभाजन व नामकरण हमारी हेडिंग रहेगी, काल विभाजन व नामकरण। किस किस के आधार पर हमारा काल विभाजन हुआ है हम उसको देखते हैं। पहला हमारा है ऐतिहासिक काल के आधार पर। क्या? ऐतिहासिकता लिखिए, ऐतिहासिकता के आधार पर। दूसरा लिखिए, दूसरा हमारा है साहित्य नेता के, मतलब साहित्य नेता के प्रभाव पर। मतलब हमारा साहित्य के कुछ लोग साहित्यकार ऐसे थे जो नेता के रूप में जाने जाते थे। आज साहित्य के नेता के आधार पर हम देखते हैं साहित्य नेता के आधार पर, साहित्य नेता के आधार पर, शासक के शासन के आधार पर। तीसरा है अपना शासक के शासन के आधार पर, शासन के आधार पर। और अपना चौथा हो जाता है राष्ट्रीय नेता के आधार पर, राष्ट्रीय नेता के आधार पर।
राष्ट्रीय नेता के आधार पर। और अपना पांचवा हो जाता है सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, क्रांति के आधार पर। क्रांति के आधार पर। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य जैसे है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, क्रांति के आधार पर। कहीं आदिकाल में सिद्ध सामंत, जैसे सिद्ध काल हो गया जैन, अपना जो है कि कोई किसी काल में प्रेम में खानव लिखा जा रहा था, किसी काल में वीर काव्य लिखा जा रहा था, किसी काव्य में श्रृंगारिता का अभाव था, और किसी काल में जो है कि दरबारीपन का प्रभाव था। तो इसी तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, क्रांति के आधार पर जो है हमारा हिंदी साहित्य का नामकरण हुआ है। और छठवां प्रवृत्तियों व साहित्यिक परिवर्तन के आधार पर। छठवां है प्रवृत्तियों और साहित्यिक परिवर्तन के आधार पर। छठवां हमारा है प्रवृत्तियों व साहित्यिक परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्तन के आधार पर। मतलब छठवां प्रवृत्तियों और साहित्यिक परिवर्तनों के आधार पर हमारा नामकरण हुआ है। आइए आगे देखते हैं काल विभाजन विद्वानों के द्वारा। मतलब विद्वानों ने काल विभाजन का नाम व समय कैसे दिया था, कब दिया था, आइए उसके बारे में देखते हैं। ग्रियर्सन, पहला नाम आता है ग्रियर्सन महोदय का। ग्रियर्सन ने पहले काल को क्या कहा? ग्रियर्सन ने पहले काल को कहा चारण काल। चारण काल क्यों कहा? क्योंकि उस काल में भाट कवियों का द्वारा वीर रस की कविताएं लिखी जा रही थी और अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखी जा रही थी, इसलिए इसको क्या कहें? चारण काल कहें। इसका समय 600 से 14 ईस्वी। चारण काल क्या कहा? चारण काल कहा। चारण काल समय है 700 से 1400 ईस्वी। किसका है? डॉक्टर गियर्सन का। पहले काल को इसने क्या कहा? चारण काल 600 से 1400 ईस्वी। इसके बाद सबसे ज्यादा काल विभाजन करने वाले मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं ने क्या क्या नाम दिया, आइए देखते हैं। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व अलंकित काल, मध्य अलंकित काल। आइए देखते हैं मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल। इसके बाद हो गया पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल,
उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल, आइए आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। क्या? प्रारंभिक काल। आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। और मध्यकाल, क्या पूर्व मध्यकाल को क्या किया? क्या नाम दिया? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, माध्यमिक काल, इसको क्या नाम दिए? माध्यमिक काल। और उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल। अलंकृत काल। उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। और आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल को क्या नाम दिया? वर्तमान काल। वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया, और पूर्व मध्यकाल को माध्यमिक काल, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल का नाम दिया। इसका समय देख लेते हैं। प्रारंभिक काल का 700 से, यानी कि 700 से 1400 ईस्वी प्रारंभिक काल का, और माध्यमिक काल का 1445 से 1680। 1445 से 1680 माध्यमिक काल का, 1445 से 1680 ईस्वी। और 19 और अलंकृत काल का क्या नाम दिया? 1681 से 1889। 1681 से 1889। अलंकृत काल का 1681 से 1889। इसका 700 से 1400 ईस्वी। माध्यमिक काल का 1445 से 1680 ईस्वी। और अलंकृत का 1681 से 1889 ईस्वी। और आधुनिक काल का 1925 से अब तक इन्होंने नाम दिया मिस्र बंधु ने। अच्छा, प्रारंभिक काल को भी इन्होंने 2 खंडों में किया। प्रारंभिक काल को भी इन्होंने 2 खंडों में बांटा, माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 खंडों में बांटा, और अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 खंडों में बांटा। आइए देखते हैं आगे। प्रारंभिक काल। क्या? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। उत्तर प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। और समय 700 से 1383। इसका समय 700 से 1383 ईस्वी माना है। और इसका 1345 से 1445 1345 से 1445 माना है। कौन? मिस्र बंधुओं ने। यानी मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, और प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 खंडों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल।
और पूर्व माध्यमिक काल का इन्होंने समय 700 से 1383 ईस्वी माना, और उत्तर प्रारंभिक काल को 1345 से 1445 ईस्वी माना। आइए अब पूर्व माध्यमिक काल देखते हैं। पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक, आइए आगे माध्यमिक काल हो गया अपना। पूर्व माध्यमिक काल को देखते हैं। प्रारंभिक काल और माध्यमिक काल को उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा। इसको माध्यमिक काल को उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को हम जाने पूर्व काल और उत्तर माध्यमिक काल हो गया। और दूसरा इन्होंने क्या नाम दिया? अलंकृत काल। किसको? अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल, अलंकृत काल, अलंकृत काल को इन्होंने दो भागों में बांटा। सेम उसी तरह प्रवर्तन काल, पूर्व अलंकृत काल, अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत, उत्तर अलंकृत काल। इन्होंने अलंकृत काल को दो भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, जिसका समय 1681 ईस्वी से 1790, 1681 से 1790 माना। किसका? पूर्व अलंकृत काल को। और उत्तर अलंकृत काल को उन्होंने 1791 से 1896, 1791 से 1896 इन्होंने पूर्व अलंकृत काल को माना। आइए परिवर्तन काल के बारे में जान लेते हैं। परिवर्तन काल मतलब परिवर्तन काल। तीसरा है अपना परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, परिवर्तन काल को उन्होंने उनका समय है 1925 से 50 विक्रम संबंधी, मतलब 1925 से 1890 से 1925 विक्रम संबंधी। 1825 से 1890 से 1925 विक्रम संवत समय माना है परिवर्तन काल का मिश्र बंधुओं ने। परिवर्तन काल का समय उन्होंने 1890 से 1925 विक्रम संवत्ति माना है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल का समय 1890 से 1925 विक्रम संवत माना है। आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण और काल विभाजन कैसे किया उसके बारे में देखते हैं। आचार्य शुक्ल सर्वमान अक्सर परीक्षा की दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है। तो आचार्य राम शुक्ल ने
कौन सा नाम दिया है और समय कितना माना है? आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र सूक्त के बारे में। आदिकाल, 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 पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल, आधुनिक काल। ये आचार्य रामचंद्र आचार्य राम शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कैसे किया? आदिकाल, आदिकाल को क्या कहा? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? और आधुनिक काल को क्या कहा? आधुनिक काल को क्या कहा? आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल। क्या कहा? वीर गाथा काल। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा और पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति काल कहा। इसको क्या कहा? भक्ति काल। आदिकाल को वीर गाथा काल कह दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कह दिया, उत्तर मध्यकाल को रीत काल कह दिया और आधुनिक काल को आधुनिक काल। आधुनिक काल को आधुनिक काल या गद्य काल, गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा और आधुनिक काल को क्या काम? गद्य काल कह दिया। और इसका समय है 1050 से 1375 तक, 1375 विक्रम संवत। और पूर्व मध्यकाल का 1375 से 1700 विक्रम संवत। इसका है 1700 से 1900 विक्रम संवत। और गद्य काल का है 1900 से अब तक, 1900 से अब तक। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है इन्होंने यही। अब आइए आगे देखते हैं राम कुमार वर्मा के बारे में। उन्होंने काल विभाजन कैसे किया? राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब इन्होंने आदिकाल को कौन सा नाम दिया? संधि एवं चारण काल। क्या नाम दिया? संधि एवं
चारण काल। इन्होंने आदिकाल का नाम क्या रखा? संधि एवं चारण काल। और पूर्व मध्यकाल का नाम जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल रखा था, इन्होंने भी भक्ति काल रखा। क्या रखा? भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, रीतिकाल। और आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा, लेकिन उन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा। आधुनिक काल। इन्होंने आदिकाल को संधि या चारण काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, और उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा, और आधुनिक काल को जो है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल कहा, राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा। आइए समय के बारे में जान लेते हैं। इनका इस समय है 750 से 1000 विक्रम संवत। इसका है 750 से 1000 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत। और भक्ति काल का समय इन्होंने माना है 1000 से 1375, 1000 से 1375। और रीति काल का माना है 1375 से 1700 माना है। कितना? 1700। रीत काल समय 1375 से 1700 माना है। और आधुनिक काल का 1700 से 1900। आधुनिक काल का समय कितना माना है? 1700 से 1900। ये हो गया राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। सिर्फ इन्होंने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, और उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा, और आधुनिक काल को आदिकाल कहा। और इसका समय है संधि काल का 750 से 1000, और भक्ति काल का 1000 से 1375, और रीत काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत, और आधुनिक काल का 1700 से 1900 विक्रम संवत। आइए अगला नाम है श्याम सुंदर दास के बारे में जान लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने क्या नामकरण और काल विभाजन कैसे किया है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कौन कौन सा नाम दिया है, नामकरण, उसका समय कितना रखा है? आइए देखते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब इन्होंने आदिकाल का नाम क्या रखा है? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया? वीर गाथा युग। इन्होंने क्या नाम रख दिया? वीर गाथा युग। इन्होंने क्या आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा युग। और पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया? भक्ति युग। क्या नाम रख दिया? भक्ति युग, भक्ति युग। और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीत काल कहा, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया?
रीति युग, क्या नाम रख दिया? रीति युग। और आधुनिक काल को उन्होंने क्या? नवीन और परिवर्तन काल कहा। आधुनिक काल को नवीन या परिवर्तन काल, परिवर्तन काल। नामकरण ध्यान से देखना है, क्योंकि नामकरण में बहुत मिस होता है। कि एक बार पूछ लेता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीर गाथा युग कहा, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति युग कहा, और उत्तर मध्य युग को रीति युग कहा, और आधुनिक युग को परिवर्तन काल कह दिया, नवीन या परिवर्तन काल कह दिया। और इसका समय 1050 से 1400 विक्रम संवत, 1000 से 1400 विक्रम संवत। किसका माना? आदिकाल, मतलब वीर गाथा युग का। और भक्ति युग का 1400 से 1600, भक्ति युग का 1400 से 1600 विक्रम संवत। और रीति युग का 1600 से 1700 नहीं, 1600 से 1900, और इसका 1900 से अब तक रीति युग का समय उन्होंने क्या माना है? 1600 से 1900, और आधुनिक युग का 1900 से अब तक या 1900 से आगे। और आदिकाल का नाम उन्होंने वीर गाथा युग रखा, और भक्ति युग का नाम पूर्व मध्यकाल का नाम उन्होंने भक्ति युग रखा, जिसका समय 1400 से 1600 विक्रम संवत माना। और उत्तर मध्यकाल का नाम उन्होंने रीति युग रखा, जिसका उन्होंने 1619 विक्रम संवत माना। और आधुनिक का नाम उन्होंने नवीन या परिवर्तन काल कहा, जिसका समय उन्होंने 1900 से लेकर अब तक आगे तक उन्होंने माना है। चलिए आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नामकरण दिया और क्या समय दिया? आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आदिकाल, आदिकाल हो गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब ये देखते हैं आदिकाल को क्या नाम दिए, पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिए, उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिए, और आधुनिक काल को क्या नाम दिए। तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, और पूर्व मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल कहा, और आधुनिक काल को आधुनिक काल, मतलब ज्यों का त्यों आधुनिक काल। ये कोई परिवर्तन नहीं किए। आदिकाल का नाम आदिकाल दिया, पूर्व मध्यकाल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया, उत्तर मध्यकाल का नाम उत्तर मध्यकाल दिया, और आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल दिया। समय इन्होंने 1000 से 1400 इसको माना, 1000 से 1400 विक्रम संवत माना,
1400 विक्रम संवत। और पूर्व मध्यकाल का इन्होंने 1400 से 1600, 1400 से 1600 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल का 1600 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल का 1900 से अब तक या आगे तक आधुनिक काल का समय इन्होंने माना। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई परिवर्तन नहीं किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास व नामकरण में। आदिकाल का नाम इन्होंने आदिकाल दिया, जिसका समय 1000 से लेकर 1400 विक्रम संवत। और पूर्व मध्यकाल का नाम उन्होंने पूर्व मध्यकाल रखा, जिसका समय उन्होंने 1400 से लेकर 1600 विक्रम संवत माना। और उत्तर मध्यकाल का नाम उन्हें 1600 से 1900 माना। और आधुनिक काल का नाम उन्होंने आधुनिक काल रखा, जिसका समय उन्होंने 1900 से लेके अब तक या आगे तक माना है। चलिए आगे आ जाते हैं। एक अपने साहित्यकार गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या माना है। मित्रों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग जितना ही सपोर्ट करेंगे, जितना ही सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना ही बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आप मनोबल उतना ही बढ़ता जाएगा। और जितना मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, शायद आप प्रयागराज में रह करके आप 14,000 दे करके कोचिंग करते, इसके बाद आपको नोट्स मिलता है। इसलिए मित्रों, आप लोग से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिया? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। अब इन्होंने आदिकाल का नामकरण क्या किया? आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल का कह दिया। प्रारंभिक काल। आदिकाल को इन्होंने क्या कह दिया? प्रारंभिक काल। और पूर्व मध्यकाल को मध्य या विकास काल कह दिया। मध्य या विकास काल कह दिया। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने कौन सा क्या नाम दिया? मध्य या विकास काल नाम दिया। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? अब इनका समय देख लेते हैं। ये ज्यों का त्यों आदिकाल, प्रारंभिक काल दे दिया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इन्होंने अपना काल विभाजन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, पूर्व मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को आधुनिक काल। और इसका समय देख लेते हैं। इसका समय देख लेते हैं। सन 1184 से 1350। 1184 से
1350 आदिकाल का समय इन्होंने माना है। और पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, 1350 से 1600 माना है। और उत्तर मध्यकाल का 1600 से 1900 माना है। और आधुनिक काल का 1900 से अब तक या आगे तक इन्होंने माना है। किसने? गणपत चंद्र गुप्त ने। समय आदिकाल का समय इन्होंने 1184 से 1350 माना है। पूर्व मध्यकाल का 1350 से 1600 माना है। और उत्तर मध्यकाल का 1600 1900 माना है। और आधुनिक काल को 1900 से अब तक माना है। चलिए आगे देखते हैं। गणपत चंद्र अपने गुप्त हो गए। अब हिंदी साहित्य का आरंभ हम जानेंगे। हिंदी साहित्य का आरंभ हमारा कब से और कैसे हुआ? हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ, किसके नाम से हुआ, और इसका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ, आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य का आरंभ के बारे में हम जानते हैं। एक मिनट। हाँ देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कहाँ से हुआ, इसका अध्ययन हमें हिंदी लेखमाला, इसमें हिंदी लेखमाला नामक पुस्तक में मिलता है। कि कौन सी? हिंदी लेखमाला शीर्षक से चंद्रधर शर्मा गुले ने लिखा था, उसी में मतलब हिंदी लेखमाला सन 1929, कितना? सन 1929 चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे गए ग्रंथ में प्राप्त होता है। लिखे गए ग्रंथ में प्राप्त होता है। यानी कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कहाँ से हुआ, इसका हमें पता कहाँ से मिलता है? हिंदी लेखमाला नामक जो है कि एक पुस्तक है या ग्रंथ है, और उसको कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसको लिखा है। हमको यहाँ से पता लगेगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ या हिंदी का आरंभ हमको कब से और कहाँ से और कैसे हुआ। आइए, गुलेरी जी ने अपभ्रंश की उत्तरावस्था, गुलेरी जी ने अपभ्रंश की अवस्था, अपभ्रंश की
अवस्था, क्या अपभ्रंश की अवस्था, जिसे अवहट्ट या उत्तर भ्रंश कहा गया। अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ट कहा गया। क्या कहा गया? अवहट्ट कहा गया। गुलेरी जी ने अपभ्रंश की अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ट कहा। क्या कहा? अवहट्ट या अवस्था को उत्तर अपभ्रंश, यानी उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट कहा। किसने? गुलेरी जी ने अपभ्रंश की अवस्था को उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट कहा। किसने? गुलेरी जी ने। और इसी को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी भी कहा। और इसी में लिखिए, और इसी को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी कहा। पूछा जाता है किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अक्सर पूछा जाता है सवाल कि किसने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा पुरानी हिंदी को, अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। और अपने किस ग्रंथ में कहा? हिंदी लेखमाला। हिंदी लेखमाला में उन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश या अवहट्ट को उसने पुरानी हिंदी कहा। चलिए, और इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है या कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने हिंदी लेखमाला में अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। और उस लेखमाला में इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को उन्होंने किसको कहा? पुष्य या पुंड को माना है। हिंदी के पहले कवि के रूप में किसको माना है? पुष्य या पुंड को माना है। चलिए, 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या? अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। 1929 ईस्वी में जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा? प्राकृताभास। हिंदी मतलब प्राकृताभास। प्राकृताभास मतलब होता है देश भाषा, मतलब देश भाषा।
प्राकृताभास का मतलब होता है देश भाषा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1929 ईस्वी में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने का काम किया। आचार्य आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व भोला शंकर व्यास ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल व भोला शंकर व्यास ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल व भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट कहा। हिंदी के आरंभिक रूप को औहट कहा। क्या कहा? औहट कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भोला शंकर व्यास ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? औहट कहा। क्या कहा? औहट कहा। अब आइए अपने एक और साहित्यकार हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। बहुत चर्चित हैं, राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। इनका समय 1945 ईस्वी। इन्होंने 1945 ईस्वी हिंदी काव्यधारा इन्होंने लिखा था। हिंदी काव्यधारा क्या लिखे थे? हिंदी काव्यधारा। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी काव्यधारा में संपूर्ण अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह दिया था। क्या कह दिया था? संपूर्ण अपभ्रंश को क्या कह दिया? पुरानी हिंदी। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी हिंदी काव्यधारा पुस्तक में संपूर्ण अपभ्रंश को क्या कह दिया? पुरानी हिंदी कह दिया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में संपूर्ण अपभ्रंश को उन्होंने क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। और अपनी इस हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक में पहला कवि किसको बताया? सरहप्पा को इन्होंने स्वीकार किया। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के पहले कवि को किसको स्वीकार किया? सरहप्पा को इन्होंने स्वीकार किया। और इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा को स्वीकार किया। कहा? सरहप्पा को कहा या स्वीकार किया।
राहुल संकृत्यायन ने अपने हिंदी काव्य धारा में इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपा को स्वीकार किया। चलो, इन्होंने सरहपा को क्या किया? स्वीकार किया। और यही सर्वमान भी है कि हिंदी का पहला कवि किसको कहा जाता है? तो सरहपा को कहा जाता है। यही सर्वमान्य है। चलिए, अब हिंदी के प्रथम कवि के रूप में हम कौन किसको प्रथम कवि माना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि, यहाँ विद्वान लिख दीजिए। किसी ने किसको माना? विद्वान। फिर यहाँ कवि लिख दीजिए और यहाँ समय लिख दीजिए। विद्वान में पहला नाम आता है गारसा द तासी। गारसा द तासी। गारसा द तासी ने किसको माना है? अंगद को। अंगद को माना है। और उनका समय कितना पता है? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी। किसने? गारसा द तासी ने अंगद को माना है। और नहीं सॉरी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी माना है। गारसा द तासी ने अंगद को पहला कवि माना है, जिसका समय उन्होंने क्या? 7वीं शताब्दी माना है। और दूसरे विद्वान हमारे आ जाते हैं गुलेरी जी। गुलेरी। गुलेरी जी किसको माने हैं? पुष्य या पुंड को। पुष्य या पुंड को। और इनका समय क्या है? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी। गुलेरी जी ने पहला कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड को माना है। और उसका समय है 10वीं शताब्दी। और आगे देखते हैं। और तीसरे कवि हमारे आ जाते हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने किसको माना है? ग्रियर्सन ने पहला कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड को माना है। ग्रियर्सन ने पहला कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड को माना है। और जिसकी सीमा उन्होंने 7वीं शताब्दी। पुष्य या पुंड को माना है। और समय इनका है 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी। तीसरे हमारे आ जाते हैं, तीसरे वैज्ञानिक जिसका नाम हम मिश्रबंध के रूप में जानते हैं। मिश्रबंध। मिश्रबंध ने पहला कवि किसको माना है? इन्होंने भी पुष्य या पुंड को माना है। पुष्य या पुंड को माना है, जिनका समय है 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी। आइए आगे देख लेते हैं। चौथे नंबर पे शिव सिंह सेंगर आ जाते हैं। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पहले हिंदी भाषा में लिखने वाले हमारे वैज्ञानिक हैं।
शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इन्होंने लिखने का काम किया था। उसी शिव सिंह सेंगर के नाम हम बारे में जानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला कवि किसको माना था? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को इन्होंने स्वीकार किया था। क्या? पहला कवि पुष्य या पुण्य को इन्होंने पहला कवि स्वीकार किया था, और इन्होंने भी 7वीं शताब्दी समय माना था। अगले हमारे आ जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि किसको माना है? जो कि चर्चित नाम है, सर्वमान भी है कि इन्होंने पहला कवि सरापा को स्वीकार किया है। सरापा जो कि हमारे हिंदी साहित्य अपने जो है हिंदी काव्य धारा में इन्होंने हिंदी लेखमाला नाम से जो हिंदी काव्य धारा नामक पुस्तक में इन्होंने पहला कवि सरापा को स्वीकार किया है। इन्होंने किसको पहला कवि स्वीकार किया है? सरापा को। और जिनका समय है 8वीं शताब्दी, जो कि यही सर्वमान्य है। शिव सेंगर ने पहला कवि पुष्य या पुण्य को माना, जिसका 7वीं शताब्दी है, और राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि सरापा को स्वीकार किया, आज जिसका समय 8वीं शताब्दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि स्वीकार किया था, और जिनका समय है 12वीं से 13वीं शताब्दी, यानी कि 12वीं से 13वीं शताब्दी। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि अब्दुल रहमान को स्वीकार किया है, जिनका समय है 12वीं से 13वीं शताब्दी। आइए, गणपत चंद्रगुप्त। अगला नाम किसका आता है? गणपत चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को पहला कवि स्वीकार किया है, और जिनका समय 1184 ईस्वी माना है। कितना? 1184 ईस्वी माना है। किसने? गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को 1184 ईस्वी माना है, और इनकी पहली रचना अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको शालिभद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया भारतेश्वर बाहुबली रास को इन्होंने स्वीकार किया है। आइए, हिंदी की प्रथम रचना के बारे में जान लेते हैं। हिंदी की प्रथम रचना, एक मिनट सुनो। हिंदी की प्रथम रचना और प्रथम कवि आप लोग जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने अपने हिंदी काव्य धारा में सरापा को पहला कवि स्वीकार किया है, और सरापा को इन्होंने पहला कवि स्वीकार किया है, और पहली रचनाएं जो है सरापा की ही मिलती हैं। आइए लिखते हैं, हिंदी
के पहले कवि सरहपा हैं। पहले कवि सरहपा हैं जिनकी रचनाएं मुक्तक काव्य के रूप में मिलती हैं। क्या? मुक्तक काव्य के रूप में मिलती हैं। किसकी रचनाएं? हिंदी के पहले कवि सरहपा है जिनकी रचनाएं मुक्तक काव्य के रूप में मिलती हैं। उनको स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। उनको स्वतंत्र काव्य नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र काव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए देवसेन कृत श्रावकाचार्य। क्या? श्रावकाचार्य इसका समय है 933 ईस्वी। कितना है? 933 ईस्वी को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। माना जाता है। इसलिए देवसेन कृत श्रावकाचार्य को, जिसका समय है 933 ईस्वी, इसलिए उसको क्या? हिंदी की पहली रचना देवसेन कृत श्रावकाचार्य को माना जाता है। चलिए और यही सर्वमान्य है। और यही सर्वमान्य रचना, सर्वमान्य पहली रचना है। मतलब हिंदी साहित्य की, हिंदी की पहली रचना किसको स्वीकार किया जाता है? देवसेन के द्वारा लिखी गई श्रावकाचार्य को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। श्रावकाचार्य। अब श्रावकाचार्य के बारे में, श्रावकाचार्य दो, इसमें 250 दोहे हैं। कितने हैं? 250 दोहे पे लिखी गई रचना है। देवसेन के द्वारा श्रावकाचार्य 250 दोहे में लिखी गई ये रचना है, जिसको हम पहली रचना कहते हैं। और जो सर्वमान्य है, जिसको पहले रचना के रूप में इसको ख्याति मिली है, किसको? देवसेन कृत श्रावकाचार्य को। और कितने दोहे में लिखी गई है? 250 दोहे में लिखी गई है। श्रावक धर्म का नियम संयम वर्णित किया गया। इसमें क्या किया गया है? इसमें श्रावक धर्म का नियम संयम वर्णित किया गया है। वर्णित किया गया है। इसमें श्रावक धर्म
श्रावक धर्म का नियम, श्रावक धर्म का नियम संयम वर्णित किया गया। किसमें? श्रावकाचार, जो कि 250 दोहे में लिखा गया है। किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। कैसी रचना है? ये हिंदी की पहली रचना है। ऐसा, और इसमें क्या है? श्रावकाचार किसको कहा जाता है, मतलब श्रावक किसको कहा जाता है? श्रावकाचार में आखिर है क्या कि श्रावक धर्मों का, नियमों का, मतलब श्रावक धर्म नियम का जिसमें वर्णन है श्रावकाचार पुस्तक में, आखिर श्रावकाचार होता क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा जैनाचार धर्मावलंबी, ऐसा जैनाचार, जैन धर्म होता है ना, जैनाचार्य धर्मावलंबी, ऐसा जैनाचार धर्मावलंबी जो घर पर रहकर, सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए, सुख सुविधाओं का भोग करते हुए, सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए जैन धर्म अपनाए, जैन धर्म अपनाए, उसको क्या कहते हैं? उसको श्रावकाचार्य कहते हैं। श्रावकाचार्य कहते हैं। फिर मत कहना कि श्रावकाचार्य किसको कहते हैं। श्रावक क्या होता है? श्रावक एक धर्म होता है। श्रावकाचार्य वे लोग होते हैं जो घर पर रह करके सारे सुख सुविधाओं को भोग करते हुए श्रावक जैन धर्म का जो है कि अनुसरण करते हैं, जो जैन धर्म को अपनाते हैं, वही क्या होते हैं? श्रावकाचार्य होते हैं। चलिए अब देवसेन की रचनाएं और रचनाएं जान लेते हैं। देवसेन प्रमुख रचनाएं देवसेन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला आप लोग जानेंगे भाव संग्रह। क्या है? भाव संग्रह। दूसरी रचना है इनकी आराधना सार। आराधना सार। और इनकी तीसरी रचना है तत्वासार। इनकी तीसरी रचना तत्वासार है। और सातपध्यादेह है इनकी चौथी रचना है। और इनकी पांचवी रचना है लघुनायक चक्र। क्या है? लघुनायक चक्र। इनकी पांचवी रचना क्या है? लघुनायक चक्र। और छठवीं और अंतिम रचना है दर्शन सार। इनकी छठवीं रचना कौन सी है? दर्शन सार।
यानी पहली रचना श्रावकाचार्य है। भाव से संग्रह, आराधना सार, तत्वासार, सातम ध्येय देह, इनका सातपध्यादेह, सातपध्यादेह। और पांचवी रचना है लघुनायक चक्र और छठवीं रचना है दर्शन सार। आज तक बस इतना ही। आज यहीं से क्लास को रोकते हैं। अब हमारा शुरू होगा आज से। आज हमारा नामकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा समाप्त हो गया। आज कल से हमारा टॉपिक होगा और कल से हमारा क्लास चलेगा आदिकाल पर। तो आज तक बस इतना। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप लोग मनोबल नहीं बढ़ाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर देंगे, जितना ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, हम बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और पूरी तरह से यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री क्लास देंगे, फ्री ऑफ कास्ट, कोई शुल्क नहीं। पूरा सिलेबस सिर्फ आप लोग नोट्स बनाइए, कहीं आप लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी भाई बहन इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, वो घर पर बैठ करके नोट्स बना करके पढ़ें। आप लोगों की सेवा में, आप लोगों का मित्र, आप लोगों का भाई मैं समर्पित हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।